जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सीसेट में हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम इस क्वेश्चन को तो करेंगे और समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है कि कैसे 20 क्वेश्चन सिर्फ एक कंसेप्ट से आए थे यूपीएससी में सीसेट में, तो उस वीडियो को जरूर देखो। और उससे पहले मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस कराए थे कैट लेवल पे, जो आपको डायरेक्टली 2024 में हेल्प करने वाले हैं। अब जो आज का वीडियो बनाने का पर्पज है वो ये है कि इस साल के सीसेट में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, और जो GS1 का नया पैटर्न है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल नन, यही पैटर्न हमें सीसेट में देखने मिलेगा। और डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सीसेट 2024 बहुत डिफरेंट तरीके से इस बार क्वेश्चन पूछने वाला है, इस बात के लिए आप बहुत श्योर रहें। इसी वजह से मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो से आपको यहां ये समझना है, मैं यहां ये समझाऊंगा कैसे आप सेकंड्स में तो सॉल्व करोगे, क्योंकि सबसे इजी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। यहां हमें सिर्फ डाउट होता है एक्यूरेसी का, कई बार हम गलतियां कर जाते हैं इसीलिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर हमें स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और कहां पर हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज और मैं यहां बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसमें मैं क्वेश्चन पीडीएफ दे दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा, वीडियो की लिंक्स आ जाएंगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियोस की। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवलप्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट पढ़ा करो, फिर जाकर क्वेश्चन पढ़ो। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली एक लेटर इनकरेक्ट एनवलप पे जा रहा है। यहां 2 वर्ड्स को मार्क कर लो, एग्जैक्टली और इनकरेक्ट को। दूसरा स्टेटमेंट है, देयर आर ओनली 6, ओनली 6 को मार्क कर लो। देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवलप। ओनली 2 को भी मार्क कर लो। अब जो चीज हम GS1 में अप्लाई करते हैं वही हम सीसेट में भी अप्लाई करेंगे। पहले तो कि एग्जैक्टली एंड ओनली, ये थोड़ा हार्श वर्ड्स हैं, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों गलत हो सकते हैं। तो हम माइंड में ही ये लेकर चलेंगे कि यहां गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब हम ये क्लियर हो जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा ये रहता है कि बोथ एटलीस्ट सी ऑप्शन होने के चांसेस कम है, दोनों सही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में एग्जैक्ट आ रहा है, कुछ एग्जैक्ट और ओनली, तो ये डाउटफुल है। अब सॉल्व करो। बोल रहे कि 4 लेटर है और 4 एनवलप है, और हमें एग्जैक्टली एक लेटर को एक एनवलप पे डालना है और करेक्ट एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, अब रैंडमली बोला है, रैंडम मतलब प्रोबेबिलिटी है। तो पहली स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी पूछी है कि क्या ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली एक लेटर इनकरेक्ट एनवलप पे जा रहा है। तो भाई 4 एनवलप हैं, आपने कोई एक लेटर उठाया और उसको किसी पे भी डाला, तो चांसेस क्या है, एक एनवलप का एक ही करेक्ट लेटर होगा। तो आपने एक लेटर लिया, सपोज करते हैं 1, और एनवलप है आपके पास A, B, C और D। तो आप अगर उसको डालने जाओगे तो मान लेते हैं आपने डाला A पे, हो सकता है कि लेटर 1 जो है वो D में जाना था। आपने पहले ट्राई किया 1 पे डाला, एक बार गलती की, फिर आपने मान लो 2 पे डाला, 2 बार गलती की, फिर C पे, तीसरी बार गलती, और फिर आएगा फाइनली D। मतलब अगर एक लेटर को 4 जगह रखना है जिसमें से एक ही करेक्ट आंसर है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक लेटर नहीं 3 बार गलत जा सकता है। यहां पर स्टेटमेंट सही तब होती जब ये इनकरेक्ट की जगह करेक्ट लिखा होता। गॉट इट? तो इस तरीके से स्टेटमेंट को गलत कर दिया। दूसरा बोल रहा है कि सिर्फ 6 वेज ही हैं जिसमें 2 लेटर्स को हम करेक्टली एनवलप पे डाल सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। 4 लेटर्स हैं, तो फॉर्मूला लगा दो 4C, 2 करेक्ट वे पूछा है 2 लेटर का, तो 4C2। सॉल्व करो इसको, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 4 कैंसिल, 3 2 6। देयर आर ओनली 6, राइट। ये सही होगा बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला रखने पे सही आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया B। जनरली जब एग्जैक्ट स्टेटमेंट मिले ना, जैसे एग्जैक्टली, इनकरेक्ट, ओनली, तो यहां पर हमें क्या करना है, हमारा माइंड हमें थोड़ा निगेटिव करना है कि यहां पर गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखो, ये किया हमने, तो ऑप्शन C हमारा कैंसिल था। आंसर या तो A बस होता, या तो B होता, या तो D होता। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा अपनी मेहनत को बचा लिया। ये देखने में भी हो सकता है थोड़ा आपको डाउटफुल लगे, लेकिन ये चीज हेल्प करती है एक्चुअली में। थोड़ा सा ना एक प्रिडिक्शन अगर हम माइंड में कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए आंसर सॉल्व करना इजी हो जाता है। अगर हम कोई प्रिडिक्शन ना रखें ना, तो हमें पहली बार पूरा पॉजिटिव लेकर चलना होता है कि दोनों सही होंगे और दोनों गलत होंगे। इस तरीके से ही हम वर्क करते हैं, बट हमें थोड़ा प्रिडिक्शन करके अपना टाइम कम करने दें। ये चीज प्रैक्टिस से बहुत इंप्रूव होती है, मेरे को तो हेल्प किया था, तो वही मैं शेयर कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B, C वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं सीधी बात बताऊं तो स्टेटमेंट्स का कोई खेल नहीं है, वो बस इन्हें स्टेटमेंट डराने के लिए दे दिए हैं, जो 2024 में और करेंगे। बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चंस को भी वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट पे देंगे। तो अब ये क्वेश्चन है,
इसको तो आप प्रॉपरली सॉल्व करके देखो। तो अब जैसे दिया है 8, 16 एंड 12 डेज, तो इसका सीधा सा एलसीएम आ जाएगा 48। 8 डेज ए को लग रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी 6 होगी। 16 लग रहा है बी को तो उसकी एफिशिएंसी 3 होगी। और 12 लग रहा है किसको, सी को, तो उसकी एफिशिएंसी होगी 12 4 48। तो 48 आ जाएगा। 6, 3 एंड 4 एफिशिएंसी आ गई, टोटल एफिशिएंसी 13 आ गई। अब मेरे को ये बताओ, जैसे सेकेंड स्टेटमेंट ही देखो, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। 13 की एफिशिएंसी से 48 वर्क है, तो 10 डेज जितना लंबा समय तो वैसे भी नहीं लगेगा। ये देखकर ही एक्चुअली मेरे को समझ आ गया, इसमें मेरे को कुछ सॉल्व नहीं करना था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहले को आप रख करके चेक कर लो तो आंसर आ जाएगा। और चेक करके बताना पहले का आंसर क्या आ रहा है वो कमेंट पे आप। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है ही नहीं, इसको स्टेटमेंट बेस्ड फोर्सफुली बनाया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट का ज्यादा टेंशन नहीं लो, प्रॉपर जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नए पैटर्न पे आया था। ये पैटर्न आप मान के चल लो, ऐसे बहुत सारे 10 से 15-20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे 2024 में। जैसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन दी ओल्डेस्ट पर्सन। इसमें वैसे भी कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, बेसिक है, रख के देखना है वैल्यूज, बट फिर भी कंफ्यूजन होती है तो हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, ओल्डेस्ट पर्सन कौन होगा। ए इज ओल्डर देन बी, ठीक है, एक स्टेटमेंट हमें मिली। ई यंगेस्ट है, ये मिली। क्या इन दोनों स्टेटमेंट को बस हम यूज करके, या फिर सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, और सपोज है ए इज ओल्डर देन बी, सपोज ए बी से बड़ा है लेकिन बी के बाद सी और डी सेम एज के बताए हैं, क्या इन दोनों से कहीं से पता चल रहा है। किसी भी दो स्टेटमेंट बस को रख करके हम आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर से आओ, हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो देख ली और हमें यह भी पता चल गया कि ए और बी, ए बड़ा है बी से, सी और डी सेम एज के हैं और ई यंगेस्ट है। क्या अभी भी हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन सबसे बड़ा हो सकता है, सी और डी दोनों ही बड़े हों। गॉट इट। एफ इज यंगर देन डी, हमने 3 स्टेटमेंट जब तक रखे हमें तब तक भी पता नहीं चला, 4 रख के देख लिया हमें तब भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो कॉमन सेंस है कि पांचों के पांचों सही होंगे। ये क्वेश्चन लिटरली 20 से 25 सेकंड्स का था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये टफ इसलिए हो गया क्योंकि यूपीएससी ने 2020-21 में तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट पूछा था, यहां पर नए फॉर्मेट में रख दिया, तो हमें देखकर ही एक माइंड में डर बैठ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर फियर क्रिएट ना करें खुद में, उसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा टफ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पे कि इनको कैसे करना है हमें सॉल्व। क्वेश्चन ने बोला है कि p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर है p माइनस क्यू प्लस आर से, जहां पर p, q एंड r जो है वो इंटीजर्स हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि सारा खेल यूपीएससी में किसका है, सिर्फ इंटीजर्स का। हर जगह नंबर सिस्टम होगा ही होगा, और बस वो क्या कर रहा है, देखो नंबर सिस्टम की भी एक चीज समझो। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीजें बताई थी कि नंबर सिस्टम पे आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, और वो नंबर सिस्टम डायरेक्ट नहीं पूछेगा। आप कितना भी अच्छा नंबर सिस्टम कर लो, 2020-21 से धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ रहे थे। 20 में आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन आए थे सीसेट में नंबर सिस्टम के, फिर थोड़ा बढ़े, फिर थोड़ा बढ़े, और सबसे ज्यादा 2023 में। अब 24 में ऐसा नहीं होगा कि वो 20-25 क्वेश्चन पूछ लेगा तो डायरेक्टली इजी वन लाइनर पूछ ले, नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब क्वेश्चन का लेवल भी बहुत कंफ्यूजिंग होगा, डेटा सफिशियंसी ऐड की जाएगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट दी है p माइनस क्यू जो है वो पॉजिटिव है और p माइनस आर जो है वो नेगेटिव है। अब सीधी सी बात है, अगर इंटीजर पूछा है तो हम नेगेटिव वैल्यू को रखेंगे। सपोज करते हैं p की वैल्यू है 2, लेकिन इंटीजर बोला है, अगर p को हम -2 रख लें तो, और q को भी हम -3 रख लें तो, और r को जो है वो हम प्लस ही रहने दें, तो यहां क्या होगा, आंसर जो है, अगर हम पूरे इंटीजर्स को माइनस लेंगे तो पूरा आंसर कैसा जा सकता है, नेगेटिव। सारी वैल्यूज को अगर हम नेगेटिव लेंगे तो सारा नेगेटिव जा सकता है, सारी वैल्यूज को अगर हम सिर्फ पॉजिटिव लें तो चांसेस है सारे के सारे पॉजिटिव जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब कि हमें एक चीज तो पता है ना इस क्वेश्चन को देख के कि कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो सिर्फ इंटीजर बता दिया है, तो या तो नेगेटिव हो सकती है वैल्यूज या तो पॉजिटिव हो सकती है। यह हमें एग्जैक्टली पता सिर्फ तभी चलेगा जब हम स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को साथ में यूज करेंगे। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि p माइनस आर नेगेटिव है, सो हमें वैल्यूज उस अकॉर्डिंग लेनी है, और स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है p माइनस क्यू पॉजिटिव है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। सपोज p को हमने रख दिया 4 और q को हमने रख दिया 3। 4 प्लस 3 क्या आ रहा है, 4 माइनस 3 आ रहा है, सॉरी 1। p माइनस क्यू अभी पॉजिटिव है, इसी तरीके से p माइनस आर बोला है नेगेटिव होना चाहिए, तो r जो है वो -5 हो सकता है और p जो है वो 4 हो सकता है। p माइनस आर हो जाएगा माइनस का नेगेटिव। गेटिंग इट। जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं साथ में, तभी हम पता कर पाएंगे फाइनली
कि क्या आंसर एग्जैक्ट होगा, यहाँ दोनों की जरूरत है। तो इस तरीके से यहाँ देखो कोई सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है पेन कॉपी की। यहाँ ना हमें क्या करना होता है, लॉजिक, जैसे हम GS1 में लॉजिक लगाते हैं ना, ये देखो यार ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। जैसे हम GS1 में प्रैक्टिस करके सीखते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ हमें सिर्फ अपना मेंटल लॉजिक लगाने की वैल्यूज आ कैसे सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अगर हम देखें तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट, नहीं एक से तो पता ही नहीं चलेगा। दूसरा बोला है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यहां भी अलोन बोला है, नहीं हो सकता। थर्ड में बोल रहा है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, बट ईदर कैन नॉट बी यूज्ड ईदर स्टेटमेंट अलोन, ये बिल्कुल सही होगा कि। और डी में बोल रहा है द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर, नहीं ये गलत है, दोनों को यूज करेंगे तो आ जाएगा। ए और बी से होगा नहीं, सी ही बचा कि क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है दोनों को साथ लेकर, लेकिन ईदर को लेकर हम नहीं कर सकते कि अकेले किसी एक को लेकर करें। तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। अब ये क्वेश्चन भी मैं एक्चुअली बताऊं तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस इसमें सेकंड स्टेटमेंट पे इन लोगों ने थोड़ा वेट वर्ड में कंफ्यूज कर दिया। अब इन्हें बोला है लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स है, एक 2 ग्राम का है, एक 5 ग्राम, एक 10 ग्राम, एक 25 ग्राम और एक 50 ग्राम का है। अब इन्हें बोला है कि 78 ग्राम्स बाय करना है हमें टोटल, तो हमें एटलीस्ट 7 कॉइन्स लगेंगे। अब ये जो एटलीस्ट है ना, अब देखो सपोज करते हैं हमने एक कॉइन लिया 50 ग्राम, ठीक है, 2 कॉइन हमने कितने के लिए, बड़े बड़ी क्वांटिटीज लेंगे क्योंकि हमें कम से कम सिक्के यूज करने हैं। तो एक हमने सबसे बड़ा लिया, हम 25 का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 78 वैल्यू है, फिर ऑड आ जाएगा नंबर। सपोज करते हैं हमने रखा 50 और हमने रखा 25, तो क्या आएगी वैल्यू 75। अब हम अगर एक 2 ग्राम का सिक्का यूज करेंगे तो हो जाएगा 77, 78 नहीं हो पाएगा, तो हम 5 और 25 को यूज नहीं कर सकते, नेगेटिव हो जाएगा। ये सारे इवन ही लेने हैं हमें, ऑड नहीं लेना है। तो 50, फिर हम 2 लेंगे कॉइन 10 के, तो ये हो जाएगा कितना 70, मतलब हमने 3 कॉइन से 70 बनाया और 78 बनाने के लिए बाकी के 2 के 4 कॉइन्स यूज किए, तो हमने टोटल 7 कॉइन से कितना बना दिया 78 ग्राम। आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। अब सेकंड में पूछ रहा है टू वेट 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। पहले में एटलीस्ट पूछा है 7 कॉइन्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरे में पूछ रहा है वेट 70 ग्राम। मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि स्टेटमेंट में कहीं एग्जैक्टली, नन, ओनली इस तरह का कुछ हार्श वर्ड यूज नहीं किया, नॉर्मल पूछा है कि टू वेट 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन, क्या 7 कॉइन से कम में भी ये चीज की जा सकती है। तो सपोज करते हैं मैंने बोला कि आपको मेजर करना है 78 ग्राम। अब वेट करना है यानी वजन तौलना है, तो तौलने के लिए एक तराजू होगा, तराजू के 2 साइड्स होंगे, ठीक है। तो एक साइड पे अगर मैं रखूं 50 कॉइन, 25 कॉइन और 10 का कॉइन, तो कितनी वैल्यू आएगी 50, 75, 85 टोटल कितना आया 85। ये एक तरफ रखा। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, निगेटिव वेट रखा, यानी निगेटिव किया कितना -5 का एक और एक -7 का कॉइन, ठीक है। मतलब निगेटिव ऐसे करना है कि सपोज करो, ऐसे इमेजिन करो, देखो एक साइड हमने कितने के कॉइन रखे 50, 25 एंड 10, 3 कॉइन रखे। दूसरी तरफ हम यहां हो गया 85 वेट, लेकिन जैसे ही हमने दूसरी तरफ वेट रखा 5 का और 2 ग्राम का, ठीक है, तो 7 ग्राम हो गया और 85 से 7 ग्राम हटा तो 78 आ गया। अब हमें ये 78 लाने के लिए टोटल यहां कितने कॉइन्स यूज करने पड़े, तो 1 2 3 4 5 कॉइन्स बस यूज करने पड़े और बैलेंस करके हमने 78 ग्राम का वेट कर लिया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई कि हम यूज कर सकते हैं लेस देन 7 कॉइन्स वैल्यू निकालने के लिए। ये जो मैंने बताया ना आपको, अब जो सीसेट है ना वो फॉर्मूला बेस्ड कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ हमें लॉजिक ही लगाने हैं। और यही चीज मैं सीसेट सीरीज में अपने कर रहा हूं, लॉजिक डेवलप करना सिखा रहा हूं कि लॉजिक को लगाना सीखो। अगर ये लॉजिक लगाना, अप्रोच डेवलप कर ली ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यही चीजें सीसेट में कोई नहीं बता रहा है। जनरली जितना मैंने देखा है तो लोग इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव सोचना कुछ काम नहीं करता, तो भाई करता है, मैंने खुद क्लियर किया है पेपर। पहला एक प्रेडिक्शन बना लो माइंड में कि ये पॉजिटिव हो सकती है, और दूसरे का है, दूसरे में मैं पहले में कहीं भी हार्श वर्ड यूज नहीं हुआ। जब भी हार्श वर्ड यूज ना हो, ओनली एग्जैक्टली टाइप, तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकती है, देयर इज अ चांस। और हार्श वर्ड है तो जनरली एक गलत हो सकती है। तो इस तरीके की चीजों को ना थोड़ा सा माइंड में रखना। और मैंने तो कुछ ही क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जो बचे क्वेश्चंस हैं 23 के, इन अप्रोचेस को लगाना, ओपन माइंड रखना, कोई फॉर्मूला मत ढूंढो। जो क्वेश्चंस आए उन्हीं को बार बार डिफरेंट लॉजिक से सोचने की कोशिश करो।
GS1 में भी हम यूपीएससी में एलिमिनेशन टेक्निक्स को कैसे यूज करते हैं, बार बार सोच के इस क्वेश्चन को पढ़ के बार बार सोचना इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जीएस के भी मैंने बहुत सारी लॉजिकल अप्रोचेस बताई हैं और मैंने पेयर वाई क्वेश्चन का तो एक ऐसा अप्रोच बताया है, एक वीडियो पढ़ा है पहले का, देखो कि किस तरीके से डायरेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें और ग्रुप को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। बाकी की चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।